हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस पाथ। तो फ्रेंड्स, आज से मैं सीटेट की रॉकेट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें सीटेट के 2021 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर इसमें सम्मिलित हैं। और सबसे पहले मैं 2021 के PYQ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो पहली बार ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था। इसके या कई शिफ्टों में हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस सीरीज़ में CTP स्टार्ट करने जा रही हूँ। CTP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। CTP की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, EVS की अलग, मैथ्स की अलग। तो जिसमें से 30 क्वेश्चंस हैं। तो देन लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one the following statement is correct with respect to development of children? बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। नंबर 2, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। बच्चों के विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो सही आंसर है सी, बच्चों को उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। देखिए, बालक एक परिवार में जन्म लेता है जो उसके प्राथमिक समाज का रूप लेता है। बाद में उसके संपर्क में दूसरे व्यक्ति आते जाते हैं तथा उसका जो सामाजिक दायरा होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बालक द्वारा अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं तथा उसकी इंटरेस्ट, रुचियाँ, इन सब पर नियंत्रण करना, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करना आदि उसके सामाजिक अंतर्गत के आते हैं। जो ये सामाजिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विकास के क्षेत्र स्पष्ट और एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा यह बच्चों के व्यक्तित्व भिन्नता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्तित्व निर्भर मतलब अलग अलग व्यक्तित्व, लेकिन सारे बच्चे सेम नहीं होते, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कोई बच्चा सेम नहीं होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर का अनुकूलन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला, दोस्तों के साथ दौड़ना। दूसरा, एक धागे में मोती पिरोना। तीसरा, सीढ़ियाँ चढ़ना। चौथा, खरगोश की तरह फुदकना। तो इनमें से सही आंसर है एक धागे में मोती पिरोना। तो एक धागे में मोती पिरोना, क्योंकि देखो, जो ये होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, इनके अंतर्गत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो हम छोटी चीज़ों से करते हैं। जैसे कलाई हो गया, हाथ हो गया, अंगुलियां हो गई, जीभ हो गई, होठ हो गए, मतलब जिसमें छोटी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन होता है। इनमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी? जैसे हो गया आर्ट, मतलब ड्राइंग करना और साइकिलिंग और राइटिंग, मतलब लिखना। ये सब क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोलेरी बाय हेरिडिटी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? पहला आँखों का रंग, दूसरा बुद्धि, तीसरा नैतिक विकास, चौथा सामाजिक कौशल। तो इसमें से सही आंसर है आँखों का रंग। देखो, आँखों का जो रंग होता है ये हमारा अनुवांशिक गुण होता है, जबकि ये बुद्धि नैतिक विकास एवं सामाजिक कौशल विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुवांशिकता से हमारा तात्पर्य है कि माता पिता व अन्य पूर्वज। अनुवांशिकता हमारी कहाँ से आती है? माता पिता और जो हमारे पूर्वज हैं उनसे ये गुण प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक जैविकी दृष्टि से जटिल और एक अमूर्त धारणा है। इसको हम व्यक्ति के व्यवहारों तथा विशेषताओं के द्वारा ही जान या समझ सकते हैं। व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसका अनुवांशिकता कहलाता है। जो व्यक्ति के जन्मजात गुण होते हैं जो वह जन्म से प्राप्त करता है, और ये सब उसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपने पेरेंट्स से, माता पिता से। तो सही आंसर है आँखों का रंग। फोर्थ क्वेश्चन है, schools teach new behaviors and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting an agency of what? Socialization। अर्थात विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और इनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की कौन सी संस्था के ऊपर कार्य कर रहा है? प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीय, विश्लेषक। तो सही आंसर है द्वितीय यानी सेकेंडरी। देखिए, इसमें दो इसके पार्ट होते हैं। सामाजिकरण के दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्राथमिक संस्थाएं और दूसरा होता है द्वितीयक संस्थाएं। अब देखिए, प्राथमिक संस्थाओं में क्या क्या आता है? फैमिली, फ्रेंड्स, पियर्स। पियर्स मतलब दोस्तों का ग्रुप, पड़ोस, ये सब इसी में आते हैं। और द्वितीयक संस्थाओं में क्या क्या आता है? धार्मिक, विद्यालय, सांस्कृतिक, राजनैतिक और भी ये इन सब के संगठन, इन्हें शामिल किया जाता है किसमें? द्वितीयक संस्थाओं में। तो बच्चों की आदत, इसमें जो द्वितीयक संस्था होती है इसमें बच्चों की आदतों का निर्माण यहीं पे होता है जो लाइफ टाइम बनी रहती हैं। विद्यालय में बालकों को जो बुक का ज्ञान होता है, बुक का नॉलेज होता है, इनके साथ साथ इन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जिसमें किताबी ज्ञान तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन उनके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हमें मिलता है, जिसके द्वारा जो बालक होता है वो व्यक्ति और समाज, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करवाता है। व्यक्ति समाज के रहन सहन, खान पान, भाषा, आचरण एवं रीति रिवाजों को सीखता है। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन।
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है पहला पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा पारंपरिक स्तर, तीसरा परतंत्र नैतिकता स्तर, चौथा सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो हमारा सही आंसर है पारंपरिक स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, और दूसरा क्या है? परंपरागत स्तर, और तीसरा क्या है? उत्तर, यानी कि जो बाद में होता है, उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 नैतिक विकास के 3 स्तर बताए किसने? कोहलबर्ग ने। इसके बारे में मैं जब लाइन से सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी, ठीक। तो इन्होंने बताया कि इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ये पारंपरिक स्तर। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का हाई लेवल होता है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे के सम्मान करने की भावना आती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना आती है तथा दूसरे से सम्मान पाने की भी इच्छा होती है। इस अवस्था में बच्चे दूसरों को अच्छा लगने या अन्य की सहायता करने के लिए होने वाले व्यवहार में बहुत रुचि लेते हैं कि हमें सम्मान मिला है, वो हमें सम्मान मिल देते हैं और खुद भी ये डिज़र्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experience of riding a bicycle would be an example of। हिंदी में, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है समावेशन, दूसरा संतुलन या साम्य धारणा, तीसरा समायोजन, चौथा असंतुलन या असाम्य धारण। तो सही आंसर है समायोजन, अकोमोडेशन। तो क्योंकि समायोजन द्वारा पूर्व ज्ञान, जो पहले हमने ज्ञान अर्जित किया होता है, उसमें यह परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करता है। जो हमारा पहले का ज्ञान होता है, पूर्व का ज्ञान, उससे यह परिवर्तन करके इसके साथ ये तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप बड़े हुए तब आपके पास आ गई बाइक। तो बाइक आप अगर नहीं चला पाते हैं तो यानी कि आपने साइकिल नहीं चलाई। अगर आप बाइक चला लेते हैं तो यानी कि अपने वो पूर्व अनुभव हो गया। जो साइकिल चला लेते हैं, क्योंकि आपने पहले ऐसी चीज़ चलाई है तो आप आसानी से बाइक चला लेंगे। तो इसका मतलब है आप पूर्व के ज्ञान को आप जोड़ रहे हैं इसे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। अर्थात किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा का कौशल तेजी से विकसित होता है? कौन सा? तो पहला ऑप्शन है अमूर्त सक्रियात्मक, दूसरा मूर्त सक्रियात्मक, तीसरा पूर्व सक्रियात्मक, चौथा संवेदीगामक पेशी। तो सही आंसर है थर्ड, पूर्व सक्रियात्मक। अब देखिए
इसमें दो काल होते हैं, पहला दूसरा। पहला होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा होता है आंत। आप लोग ये मत समझिए कि मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, अच्छी है, लेकिन ये पेन टैब में थोड़ा कम बन रही है। हाँ, तो पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल, दूसरा अंतर प्रज्ञ काल। जब ये पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है, ये हमारा 2 से 4 वर्ष का होता है, इनके बीच होता है, और ये 4 से 7 वर्ष के बीच। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक विभिन्न कार्यों या घटनाओं के संबंध में क्यों तथा कैसे, इसमें क्वेश्चन करता है, क्यों, कैसे, कब, ये सब प्रश्नों का उत्तर जाने का प्रयास करता है तथा भाषा विकास को विशेष महत्व देता है। और इसमें बिना किसी तार्किक विचार के किसी बाल या वस्तु को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेता है। मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों, अगर जैसे आकाश नीला है तो क्यों, नहीं, वो केवल रटता है, समझता है। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वह जानने का प्रयास करता है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, या क्यों है, अगर बर्फ अगर पिघल रही है तो ये क्यों हो रही है, वो हमेशा एक जिज्ञासु व्यक्ति रहता है। तो हमें ऐसे बनना है, ना कि ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ कोलैबोरेशन ग्रुप एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज। किसमें एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद करके आगे बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है अन्योन शिक्षण, दूसरा पाठ, तीसरा खोजी अधिगम, चौथा क्रमबद्ध अनुदेशन। तो सही आंसर है अन्योन शिक्षण, मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग। देखिए, अब पहले तो हम बात करते हैं अन्योन शिक्षण, यह होता क्या है। यह एक निर्देशात्मक गतिविधि है। कौन सी? निर्देशात्मक गतिविधि है। यह एक निर्देशात्मक गतिविधि है जो पाठ के अर्थ के निर्माण के उद्देश्य से पाठ के खंडों के संबंध में टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कम्युनिकेशन यानी एक संवाद का रूप लेती है। यह एक पठन तकनीक है। ये कैसी तकनीक है? पठन तकनीकी है, जिससे छात्रों को पढ़ने की समझ को बढ़ावा के लिए माना जाता है। मतलब समझ के पढ़ना, रटना नहीं, समझ कर पढ़ना, ये ऐसी तकनीकी है। एक अन्योन शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों को 4 विशिष्ट पठन रणनीतियों के साथ समर्थन करता है। इसमें मतलब 4 तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे पहला हो गया क्वेश्चन पूछना, दूसरा स्पष्ट करना, तीसरा सारांशित करना और चौथा इधर लिख दे रहे हैं भविष्यवाणी करना। ये चार चीज़ें होती है इसमें। एक पालिंकशर वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बताया, मतलब इनका मानना है कि पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य पाठ में अर्थ लाने के कार्य में शिक्षक और छात्रों के साथ साथ छात्रों के बीच एक समूह प्रयास का सुविधाजनक होता है। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अन्योन शिक्षण। और आपको बताई दिया अन्योन शिक्षण क्या होता है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव एगोस्की
फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, अर्थात प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वैगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? पहली, अनुदेशात्मक पाठ, दूसरी पुनर्बनन, तीसरी साम्यधारण संतुलन, चौथा अभिक्रमित शिक्षण। तो इसमें सही आंसर है अनुदेशात्मक पाठ। पाठ पहले पर तुम बात करेंगे पाठ, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, दिस इज अ टेम्पररी हेल्प, ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे बच्चा है या साइकिल चला रहा है, ये बच्चा है और ये इसकी साइकिल है, जैसे हो ये इसकी साइकिल है, ये भी चला नहीं पाता है, तो ये जब चला नहीं पाता तो ये गिर जाएगा। लेकिन ये बैठा है और इसके ये पापा है, ये इसके पापा है, और ये इसको हल्का सा धक्का दे रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये जो हल्का सा दे रहा है और इसे पता नहीं है और ये हल्का सा धक्का दे रहा है, तो इसे हम जो हेल्प कर रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हेल्प, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक, तो ये अब हम बात करेंगे अनुदेशात्मक पाठ की, वो तो हमने बात करी केवल पाठ की। अब ये क्या होता है? इसका तात्पर्य छात्रों को सीखने तथा समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है। इसका तात्पर्य क्या होता है? समस्या समाधान, इसका प्रयोग हम समस्या समाधान के लिए करते हैं। यह एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा उनका स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। ये नहीं, अच्छा बताओ, जैसे कोई बच्चा है, ये पढ़ता है यूकेजी में, अब अगर इसको क्लास 10th का एग्ज़ाम पेपर दे दिया जाए तो ये क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यूकेजी तो बहुत दूर की बात है, हम 6th क्लास के बच्चों को अगर 10th का एग्ज़ाम पेपर दे दे तो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए बता रहा है उनके विकास के स्तर के अनुरूप उनको शिक्षा दी जाती है। वैगोस्की ने स्कैफोल्डिंग का विचार दिया, इस जो बताया अभी टेम्पररी हेल्प, तो इस शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को इस तकनीक से बुनियादी बातों को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है, मतलब बुनियादी बातें जैसे बेसिक चीज़ें, ये सीखने में बहुत मदद होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अर्थात प्रगतिशील शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कम क्षमता वाले बच्चों को कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। सेकंड, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। थर्ड, विद्यालयों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियमित शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो इसमें सही आंसर है थर्ड, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, जो ये प्रगतिशील शिक्षा होती है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, इसका लक्ष्य होता है बालक की शक्तियों का विकास करना, बालक की शक्तियों का विकास करना, जिसके लिए समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल दिया गया है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो कम है, उसको नहीं आता तो उसको पीछे बैठा दिया, उसको ज़्यादा आता है उसको आगे बैठा दिया, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि जिसे कम आता है उसके सीखने पर बल देना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो जिसे कम आता है उसको आगे बैठाना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र को स्थान देकर सामाजिक जिम्मेदारी तथा लोकतंत्र हेतु शिक्षा पर बल देना चाहिए। जो ये प्रगतिशील शिक्षा होती है,
इसकी अवधारणा किसने दी थी? जॉन डीवी, इन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। इसमें रुचि और प्रयास पर विशेष बल दिया था। इन्होंने रुचि और प्रयास पर, इन दोनों पे इन्होंने बहुत तेज बल दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्ड appropriately to the moods, temperament and intentions of others is known as, अर्थात हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे हैं, पहला ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि, दूसरा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो इसमें सही आंसर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी ये होता है इंटर और ये होता है इंट्रा, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। हाँ, तो चलो, ये जो इंटर पर्सनल व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और उद्देश्यों और इच्छाओं के बारे में जागरूक होते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं यानी फीलिंग, इच्छाओं, इनमें जागरूक होते हैं, इन्हें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। तथा जो व्यक्ति जागरूक नहीं होते हैं उन्हें हम लोग अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करता है तो यह जरूरी नहीं है कि अन्य प्रकार की बुद्धिमत्ता पर उच्च या निम्न होने का संकेत दे। वो एक प्रकार की अगर बुद्धि उसके अंदर है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे प्रकार की बुद्धि उसके नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अ फादर टू हिज सन, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर बॉय। अर्थात लड़की की तरह न रो, तुम तो लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है जेंडर पहचान, दूसरा जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा जेंडर सात्यव्यता या स्थिरता, चौथा जेंडर समानता। तो इसमें सही आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए, आज का समाज बहुत स्टीरियोटाइप है, यानी कि ये देखिए, ये बॉय है, ये गर्ल है। हम लोग क्या कहते हैं, ये काम तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकती, इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन आज का समाज हमारा जागरूक हो रहा है। आज बॉय भी बढ़ रहे हैं आगे, गर्ल भी बढ़ रही हैं आगे, लेकिन कहीं कहीं केवल बॉय को ही तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। इन्हीं रूढ़िवादिता सोच या मान्यताओं के चलते लोग लड़कियों को लड़कों से अलग समझते हैं और कमज़ोर भी इनको समझते हैं। लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर एक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कों को ये खा लो, वो खा लो, लेकिन लड़कियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जेंडर रूढ़िवादिता के चलते ही लड़के लड़कियों के कार्य को निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे लड़का है तो जॉब करेगा, लड़की है तो जॉब नहीं करेगी, लेकिन ये गलत है। इनके द्वारा वे कार्य किए जाने लगते हैं जिससे उनके कौशल में विकास नहीं हो पाता है। अब जब आप इनको कहीं बाहर नहीं भेजोगे तो इनका विकास कैसे हो पाएगा? इन सबको, जो ये स्टीरियोटाइप होता है, इन सबको दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित करने और लिंग के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। मतलब इन्हें बहुत ज़रूरी है कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, इनमें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल से ही ज़रूरी है, स्कूल में ही बताएं। और सारे काम ये मत कहें कि लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते, लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती, लड़के हो अरे तुम रो क्यों रहे हो, नहीं ये नहीं कह सकते, और लड़की है तो क्यों रो रही हो। सेम इक्वलिटी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी, ये सेम होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट। देखिए सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं नॉट, मतलब नहीं। हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन पूरा पढ़ डालेंगे, लेकिन नॉट ये हमसे छूट जाता है, इसके चक्कर में हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत, 1 नंबर चला गया। वहाँ पर तो हम गिन के आते नहीं ये सही है, और जब आंसर की आते तो पता चलता है क्यों गलत हो गया, 1 नंबर हमारा कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने नॉट पढ़ा ही नहीं था। तो वेरी केयरफुली होकर क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE शॉर्ट फॉर्म इसको निमोनिक होता है जो मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। दूसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया। तीसरा, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। चौथा, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो सही आंसर है पहला, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न विधियों के एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। इसके द्वारा अनेक विधि जैसे हो गया प्ले मेथड, क्वेश्चन मेथड, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। अनेक अलग अलग तरीके से बच्चों का आकलन किया जाता है, जिसके लिए शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर हमारे टीचर ही एक अच्छे ट्रेनर नहीं होंगे तो बच्चों को वो कैसे सिखाएंगे। यह विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए जो ये अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ मैं, यह विद्यार्थियों में अलग अलग रुचि पैदा करता है। अगर आप एक ही मेथड से बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो वे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और वे चीज़ें समझेंगे नहीं। अगर आप अलग अलग वे में पढ़ाएंगे तो वो रुचि लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाने पर बल देता है। छात्र को केंद्र पर रख के कि मतलब छात्र को क्या अच्छा लगता है, उसकी रुचियाँ, उसे क्या चाहिए, उसकी आवश्यकताओं, उसे देखकर हम उसको अध्ययन करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसे समझाते हैं। अब पारंपरिक पेपर कलम, ये जो लास्ट ऑप्शन दिया हमारा, ये पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाता। ये नहीं कर पाता है, बल्कि ये आकलन हेतु बहुत तकनीकों का इस्तेमाल इसके लिए करना पड़ता है, जैसे हो गया प्रोजेक्ट वर्क, इंटरव्यू, ये सब। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा अच्छा क्या है कि निरंतर परीक्षा उसे बच्चे को रोज़ समझो, उसका रोज़ परीक्षण करो, और एक ही मेथड से नहीं, अनेक मेथड से, कभी खेल के, कभी पढ़ा के, कभी टूर ले जाकर भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कि ये जानवर है, ये है। उनको हर चीज़ का ज्ञान चाहिए, क्योंकि आज कल का ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है। आजकल बच्चे किताब से ही नहीं सीख रहे हैं, बच्चे अपने वातावरण से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। इसलिए निरंतर परीक्षण उनको जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट 40 नंबर है, इसमें कथन कारण है। कथन है सजेशन है, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम। रीजन है, लर्नर्स इन क्लासरूम कंप्रोमाइज अ होमोजीनियस ग्रुप। अर्थात कथन है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को समझना चाहिए। तर्क है, कक्षा में विद्यार्थी एक समूह गठित करते हैं। सही विकल्प चुनें। तो पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। इन क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे इन्हें देखकर।
लेकिन हमें सीखना है, सीख कर ही हम अच्छा करेंगे। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो सही ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ये वाला सही है, ये गलत है। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को समझना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को हर धर्म, हर सांस्कृतिक चीज़ों से परिचित कराना चाहिए उन्हें, क्योंकि कक्षा में सभी बालक एक ही क्षेत्र के नहीं होते हैं, वे अलग धर्म के होते हैं, अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग बोली बोलते हैं, उनकी बहुत चीज़ें अलग होती हैं। सभी बालक अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, इसलिए उनकी जो ये सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषा ये सब अलग होते हैं। इसलिए कक्षा में टीचर को क्या चाहिए, वो उसको विविधताओं को समझाना चाहिए कि मतलब हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, तथा कक्षा में विद्यार्थी का समूह गठित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों को ये रियलाइज़ होगा कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। पहले स्कूलों में ये हुआ करता था कि तुम्हें नहीं आता तो उसको कोने में बैठा दिया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इन सब के नाम पे पहले हुआ था। लेकिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके द्वारा ये जाति, धर्म ये सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी बहुत जगह ये सब देखने को मिलता है कि ये जाति, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये सब गलत है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, तो क्यों अलग अलग होना। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। ओके, द नेक्स्ट 50 नंबर कह रहा है प्रियंका यूजर्स वेबग्योर इंद्रधनुष, इसके कलर नेम है रेनबो। हाँ, प्रियंका यूजर्स वेबग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। दिस स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर इज कॉल्ड। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम का स्मरण करते हुए इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है। पहला है साधन लक्ष्य विश्लेषण, दूसरा है स्मरणोपकारी, तीसरा वितरित अभ्यास, चौथा लक्ष्य निर्देशित योजना। इसको आप इंग्लिश में समझ ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा इजी है इसे बोलना, और ये हम बहुत यूज़ करते हैं। जब हम जीके पढ़ते हैं तो बहुत यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म। हाँ, तो इसमें सही आंसर ये है निमोनिक्स। देखिए, ये जो निमोनिक्स होता है ये सूचना को क्रम में याद रखने की बहुत हेल्प करता है। ये जो हम भूल जाते हैं, जैसे भारत है, भारत के पड़ोसी राज्य हैं, इन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन इसी को हम निमोनिक्स बना दें, इनके शॉर्ट फॉर्म बना लें तो हम जल्दी नहीं भूलेंगे। ये जो विस्मरण जो हम लोग भूल जाते हैं इसको नाकाम कर देते हैं। ये संज्ञानात्मक क्षमता का बेहतर उपयोग करने में सहायक होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें मैचिंग करने, मिलान बताना है, सही कौन सा सही है, किस युग का मिलान सही है। तो पहला है सृजनात्मक अभिसारी चिंतन, दूसरा लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई, तीसरा बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, चौथा समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो इसमें सही आंसर है बी, लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई, मतलब डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, चीज़ें पढ़ने में कठिनाई होती हैं।
और हाँ ठीक, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जाती है। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया यह बीमारी होती है इन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। मतलब जैसे ये 6 लिखा है तो वे 9 पढ़ेंगे। वे और ये शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। यह समान दृष्टि और बुद्धि वाले बच्चों में होता है। मतलब जो बच्चे वाक विकार, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक विकार, डिसलेक्सिया, इनमें ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अर्थात निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अधिगम निशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। पहला है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। दूसरा, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति शैक्षिक योजना को सम्मोहित करना। तीसरा है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। और चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना तथा कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो सही आंसर है सी, ये पहला और दूसरा। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, अधिगम निशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं, इन्हें कई आधारों पे हम विभेदीकृत कर सकते हैं। जैसे हो गया डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इंग्लिश में लिख देते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया और भी। जो ये डिसलेक्सिया होता है, ये बालक पढ़ने में, इसमें पढ़ने विकार होता है और इसमें लिखने विकार होता है और इसमें गणना संबंधी चीज़ों का विकार होता है। मतलब वो मैथ, मतलब वो जोड़ घटाना, ये सब वो नहीं कर पाता है। तो इन्हें पढ़ाने हेतु बहुत साधनों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। एक लेसन प्लान का निर्माण भी उनकी इंटरेस्ट के अनुरूप होना चाहिए, उनकी अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इनके लिए उत्पादन उन्मुख लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया उन्मुख अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। किसको बढ़ावा देना चाहिए? प्रक्रिया उन्मुख, इससे बढ़ावा देना चाहिए कि एक लक्ष्य उनको बताना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं तुम्हें पास ही होना है, ऐसे नहीं तुम फर्स्ट रैंक लाने, ये नहीं। उन्हें प्रक्रिया, वो ताकि पाठ में चीज़ें करें, इनके लिए उत्पादन उन्मुख लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया उन्मुख अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को एक समान मानक का निर्धारण नहीं करना चाहिए। मतलब अब जैसे कोई बच्चा, जैसे ये एक है, ये इसका नाम श्याम है, इसका नाम राम है, इसके मैथ में नंबर आए 6 और इसके नंबर आए 9, तो हम ये नहीं करना चाहिए कि इसके ज़्यादा हैं तो इस पर ध्यान ना दें, ये गलत है। मतलब अगर इससे समझ में आ गया चीज़ और इससे समझ में नहीं आया तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इस पर। समान मानक निर्धारण नहीं करना चाहिए कि चलो ठीक है इसको नहीं आया, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जब तक इसको ना आए तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फेसेस प्रॉब्लम्स इन
expressing views and often switches between school mainstream language and the dialect spoken in his या her hometown. As a teacher you must, अर्थात आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक टीचर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो पहला है, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। तीसरा है, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। चौथा, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो सही आंसर है सी, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। अर्थात आप एक टीचर के रूप में हमें अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए तथा विद्यार्थी समानांतर शब्दों या पदों का उपयोग करते हुए दोनों भाषाओं में मिलते जुलते भाषाई संकेत पैदा कर सके। अतः कहा जा सकता है दोनों भाषाओं में समन्वय, मतलब अगर वो अलग क्षेत्र से आता है, वो अलग क्षेत्र से आता है, तो हमें दोनों को समझना चाहिए। हमें पहले बात तो दोनों की भाषा आनी चाहिए, उन पे एक कोऑर्डिनेशन करके विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। अगर आप ये दो बालक, अगर आप इसके जिस क्षेत्र से ये आता है इससे इसी तरह बात करेंगे और दूसरा है इससे इसी तरह बात करेंगे, तो वह धीरे धीरे करके वह चीज़ें समझने लगेगा। वह धीरे धीरे अपनी भाषा में नहीं, जैसे आप क्लास में बोलते वैसे बोलने लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि उसे अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द करवाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में, पहला ऑप्शन है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। दूसरा, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। तीसरा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में किया जाता है। तो चौथा है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा द्वारा पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फोर्थ, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। अर्थात समावेशी कक्षा, समावेशी मतलब क्या होता है? वन सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो मैं कहा थी समावेशी शिक्षा, ये क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है जिन्हें हम एक साथ लेकर पढ़ाएं। अर्थात समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा द्वारा पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। समावेशी कक्षा में हर एक छात्र आ सकते हैं, ये नहीं एक वो छात्र एक वो नहीं, हर छात्रों के सामर्थ्य को अधिक करने का अवसर प्रदान करना या उन्हें
अवसर प्रदान करने के लिए जोर देना, क्योंकि यह एक नियमित कक्षा के वातावरण में सामान्य बच्चों की उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई, इन सब में अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित किया था। मतलब ये नहीं, अब जैसे कोई किसी की हाइट है, छोटी है, कोई बड़ा है, तो उन सबको एक लेकर चलना चाहिए। वो चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो भाव के आधार पे, चाहे वो बुद्धि के आधार पे हो, चाहे शारीरिक के आधार पे, हमें उन सबको एक वे पे लेके चलना चाहिए, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। समावेशी का अर्थ ही होता है कि सभी को साथ लेकर चलना, एक साथ चीजें बताना। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा है। चलिए, सौरभ शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। ये चैप्टर इंक्लूसिव यानी जो समावेशी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो इसको बहुत विस्तार से बताऊंगी। अर्थात एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पहला है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। बी, बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। सी, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? ये क्वेश्चन था। अब ऑप्शन है, पहला है प्रमस्तिष्कघात, दूसरा है दृष्टिबाधिता, तीसरा है पठन वैकल्य, चौथा है उच्चारण वैकल्य। तो सही आंसर है दृष्टिबाधिता यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। ये जो विशेषताएं दी गई है ना, ये इनमें पुस्तक को पढ़ते समय वो स्वयं बहुत नज़दीक आता है या बहुत दूर पकड़ता है या बार बार आँख झपकाता है, जिससे उसकी आंखें रेड टाइप की हो जाती है। तथा चाक बोर्ड पर लिखे वस्तु और जो ब्लैक बोर्ड जो सामने होता है उनको उनमें लिखी वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं दृष्टिबाधिता जब होती है उसकी विशेषताएं होती है। तथा कुछ दृष्टिबाधिता बालक मोटे छाप के पुस्तक को पढ़ पाने में समर्थ होते हैं। मतलब जो बुक में लिखी होती है उन्हें नहीं पढ़ पाते। जो हेडिंग होती है, जैसे ये नॉर्मल बुक में लिखा है, ऊपर जो चैप्टर नेम लिखा होता है, जैसे आसपास ये लिखा है तो ये पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अंदर की चीज़ें होती है ये नहीं पढ़ पाते। अब दूर की चीज़ें नहीं देख पाते या उन्हें चीज़ें देखने के लिए बहुत पास आना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड है, उन्हें ब्लैक बोर्ड में लिखा जो होता है वो दिखता नहीं या वो धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है। तो ऐसे बच्चों को हम दृष्टिबाधिता कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट। देखो फिर से नॉट आया, केयरफुली हो जाओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP, इसको बोलते हैं NEP, ठीक। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। दूसरा है रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तीसरा है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। और चौथा है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये तो मना है, ये चीज़ें, दंड तो बिल्कुल, पनिश करना, डांटना, मारना, ये सब मना है, ये कॉलेज में बंद है, अवैध हो गया है। हाँ, तो इसमें सही आंसर है डी, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारी NEP है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें बच्चों में अनुपालन इसमें बताया गया है जो इनाम और दंड इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके इनाम और दंड इनके प्रयोग से बच्चों में हीनता की भावना आती है। बच्चे मतलब मारोगे तो वे और ढीठ हो जाएंगे, और इनाम दोगे तो वे उनके अंदर लालच आएगा। और इसीलिए इन्होंने जो NEP है, NEP 2020 में बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास कैसे 360 एंगल, जैसे ये होता है ना पूरा ये 360, तो 360 यानी ये इनका सर्वांगीण विकास हमें करना चाहिए। इन्हें रट्टा मार कर सिखाना नहीं चाहिए तथा परीक्षाओं के लिए सिखाने की बजाय उन्हें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सिखानी चाहिए, रटवाना नहीं चाहिए। उन्हें मतलब बहुत संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए ताकि जो बच्चा है वह समस्या समाधान कर सके। अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वह सॉल्व कर सके है। और तीसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट होगा जो सृजनात्मकता है। इन्हें तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने हेतु विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब विवेचनात्मक चिंतन, ये ऐसा चिंतन है जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे सोच कर चीज़ें करें। कोई प्रॉब्लम आए तो वो सोचें, समझें, फिर करें। चीज़ें देख कर मत करें, चीज़ें समझ कर करें, कि समझ होनी चाहिए बच्चों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करिकुलम इज स्कूल शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम डैश टू डैश, अर्थात विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। पहला ऑप्शन है मूर्त स्थानीय वैश्विक, दूसरा मूर्त अमूर्त वैश्विक स्थानीय, चौथा मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक, और चौथा है अमूर्त मूर्त वैश्विक स्थानीय। तो इसमें सही आंसर है थर्ड, मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक, अर्थात कॉन्क्रीट अब्स्ट्रैक्ट लोकल ग्लोबल। देखिए विद्यालय में जो लेसन प्लान होता है, मतलब लेसन प्लान नहीं करिकुलम, इन्हें निर्धारित करने के लिए हमें ऐसे नियम लागू करने चाहिए जो मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़े तथा स्थानिक से वैश्विक। मूर्त मतलब जो चीज़ें सामने है, जैसे ये टेबल है तो ये सामने है, ये मूर्त है। अमूर्त अमूर्त जो होता है वो काश में होता है, वो दिखती नहीं है, वो अमूर्त रहते। अमूर्त चिंतन, उन्हें अमूर्त चिंतन करना चाहिए, रटे रटाई चीज़ें नहीं, उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो अपने आप सोच सके। तो इसमें यही कहा गया है कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त और स्थानिक से वैश्विक की तरफ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है तथा उनके द्वारा वैश्विक स्तर तक चिंतन कर सकता है। मतलब विश्व की सारी चीज़ों का चिंतन कर सकता है अपनी केवल इंद्रियों द्वारा। मूर्त इंद्रियों का अनुभव यह वह विषय है, जबकि अमूर्त उससे परे केवल समझा या मन से अनुभूत किया सकता है। यह एक विशेष कार्य तक सीमित होता है, जबकि
वैश्विक मतलब ये जो स्थानिक है ये एक विशेष कार्य तक सीमित होता है कि आज ये काम करना है, बस कोई टॉपिक पढ़ाया गया तो उसको अच्छा टॉपिक किस लिए है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए पेपर में आएगा, नहीं ये नहीं। वैश्विक मतलब कि वो टॉपिक पढ़ रहा है तो उसका जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग हो, कहीं ना कहीं वो सीखे। ऐसा क्यों? हर क्वेश्चन में देखिए, आप हर क्वेश्चन में आप यही समझ रहे हैं कि चीज़ें रटे ना बच्चा, चीज़ें समझे, क्योंकि अभी पूरी सीटीपी केवल समझ पे ही आधारित होती है। वैसे भी सीटेट का पेपर जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है उसके लिए सीटेट का पेपर आसान हो जाता। और जो रटा चीज़ों को अगर जो प्रीवियस ईयर हो गया या कोई भी टॉपिक रट के जाता है तो वो चीज़ें अच्छे से आसानी से नहीं, उसे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें समझ में आती है, बहुत डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे समझ के जाते हैं उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, क्योंकि वो समझ के जाते हैं, चीज़ें समझ माइंड में बैठ जाती हैं। तो मूर्त से अमूर्त और स्थानिक से वैश्विक की ओर जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर इनकरेजेस हर students to identify and recognize meaningful words such as pen, tiger, water to initiate reading. Which principle of learning is the pedagogy situated in? अर्थात एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान कराने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? पहला है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, दूसरा है शास्त्रीय अनुकूलन, तीसरा है न्यूनतावाद और चौथा है संरचनावाद। तो इसमें सही ऑप्शन है संरचनावाद। अब देखिए संरचनावाद ये क्या होता है? यह एक शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है, एक शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है। इसमें क्योंकि यह संरचनावाद सिद्धांत विद्यार्थियों में ऐसी समझ और ज्ञान का निर्माण करता है जो वो पहले से जानते हैं पूर्व, अर्थात वह पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देते हैं। जैसा भी एग्जाम्पल दिया था कि वो साइकिल वाला, कि ये साइकिल बच्चा चलाता है और जब बाद में कुछ साल बाद उसके पास बाइक आ जाती है तो वो कैसे सीख गया? क्योंकि वो अपने पूर्व अनुभव द्वारा सीख जाता है। तो यही कहा गया है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ एकीकृत करना तथा इसमें जो विद्यालय है, इसमें विद्यालय में प्रवेश करने से पहले के प्राप्त ज्ञान शामिल है। मतलब जब बच्चा क्लास 3rd में गया तो उसे पहले की चीज़ें पता है, सेकंड की, फर्स्ट की, उसे पहले की चीज़ें, तो वह पहले की चीज़ों को जोड़ के सीखने की कोशिश करता है। और टीचर भी जो होते हैं वो पहले की चीज़ों को जोड़कर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये होना भी चाहिए कि जब आप नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले चैप्टर स्टार्ट मत कर दीजिए, पहले उसका बच्चों को पूर्व का ज्ञान जो पहले आप पढ़ा चुके हैं उनके बारे में उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, तब नया चैप्टर स्टार्ट करिए। तब बच्चे उसको वहाँ से कोऑर्डिनेट करके अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें बिठाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या था? संरचनावाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय, अर्थात बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है दंड का प्रयोग करके, ना ये तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है बहुविभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। तीसरा है बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। चौथा है बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3rd नंबर, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। अर्थात
देखो, क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चा खोज द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। जो चीज़ें उसे पहले ज्ञात है वो उन्हें जानेगा, फिर अज्ञात की ओर बढ़ेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेगा। तथा जो तार्किक सोच होती है, जो तार्किक सोच के द्वारा विकल्पों की खोज करके अपने चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव लाएगा। और दंड का प्रयोग बच्चों को सही प्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर या बार बार वेधन और अभ्यास द्वारा बच्चों में संप्रत्यय को विकसित नहीं कर सकता है। अर्थात जो लाइन कही गई है, बच्चों को अगर आप रट्टा मरवा रहे हैं तो वे चीज़ें सीखेंगे नहीं, वो चीज़ें बस थोड़े समय के लिए उनके दिमाग में रहेंगी, फिर वो भूल जाएंगे। उन्हें रट्टा मत लगवाइए, उन्हें बार बार अभ्यास करवाइए, चीज़ें समझाइए। अभ्यास के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास फील्स anxious and concerned about the competitive environment as a teacher you feel। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि, दो ऑप्शन है। पहला है, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणी और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। दूसरा है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी के एकाग्रता, शक्ति और स्मरण क्षमता को प्रभावित करता है। अब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए गलत लेकिन बी सही है। दूसरा है ए और बी दोनों गलत है। तीसरा है ए सही है लेकिन बी गलत है। और चौथा ए बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए गलत है लेकिन बी सही है। ये वाला गलत है, ये सही। अब क्यों? देखिए, विद्यार्थी पर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। ये प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कंपटीशन। अगर आप बच्चों को कंपटीशन करना सिखाएंगे तो उनके दिमाग पे एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वे हमेशा निगेटिव सोचे, अगर हम ये नहीं कर पाए तो, अगर हम क्लास में पहला स्थान नहीं ला पाए तो, अगर हम ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए तो, उनके अंदर एक निगेटिविटी पैदा होने लगेगी जिससे वह स्ट्रेस में रहने लगेंगे। और विद्यार्थी अपनी क्षमता के द्वारा वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में अगर वह कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसे हमें पॉजिटिव चीज़ें बतानी, पॉजिटिव मोटिवेशनल, मतलब उसे पॉजिटिव रहने के लिए। अगर आप कंपटीशन करवाएंगे, प्रतिस्पर्धा करवाएंगे बच्चों के बीच, तो उनके अंदर कभी पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाएगी। अतः जो उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका है वो लोगों को अब प्रेरित नहीं करती और समृद्ध जीवन हेतु प्रॉब्लम खड़ी करती है। जो इन्होंने बोला है, जो उच्च स्तर के मतलब जो हाई, उस बच्चों को अगर आप कहते हैं कि नहीं तुम्हें हाई जाना है, तुम्हें टॉप ही करना है, क्लास में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, तो ये चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है, वो समृद्ध जीवन के लिए मदद नहीं करती हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि ए गलत है, ये गलत है, ये सही है। इससे बच्चों में एकाग्रता शक्ति बहुत मजबूत होती है, उन्हें याद करने की चीज़ें बहुत होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज आर एट ए एन डैश इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। अर्थात कह रहा है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी वाले विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में किस स्तर पर हैं।
तो ऑप्शन है प्रतिकूल, सेकंड अनुकूल, थर्ड समान, फोर्थ प्राधिकृत। तो इसमें सही आंसर है प्रतिकूल, डिसएडवांटेज पोजीशन। अर्थात देखो, क्योंकि इन सभी वर्गों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिसके लिए वर्तमान में हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम ये सुनिश्चित करवा रहे हैं। ये जगह जगह योजनाएं स्टार्ट करवा रहे हैं, जगह जगह अच्छे कार्यक्रम स्टार्ट करा रहे हैं, ताकि इन बच्चों को पिछड़ा कोई ना कह पाए, इन सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो। समान अधिकार वो आर्टिकल 21 में कहा ही गया है कि सभी को सारे अधिकार समान रूप से प्राप्त होंगे। और जो इसमें शिक्षा होती, शिक्षा की पहुंच उपलब्ध करवाकर उनके सर्वांगीण विकास को हम मजबूत बनाएं। जो बताया था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उनका साथ में हो सबका, ये नहीं कि वो पिछड़ी उस जात से आ रहे हैं या वो अलग उससे आ रहा है, तो आप दिव्यांग हैं तो उनके साथ आप अलग चीज़ें करें, नहीं। इन सब के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने चलाई है, इन्हें समान अधिकार प्राप्त हो सके तथा ये समान चीज़ें पढ़ सके, कोई भेदभाव ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। तो पहला कथन कह रहा है, assertion है, लर्निंग इन स्कूल्स शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। रीजन, बिफोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव अ वेल डिफाइंड वोकेबलरी एंड एन अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट। अर्थात इनका दावा है, विद्यालय में अधिकतम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। बी, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होनी चाहिए। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, इसकी समझ होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त चुनाव कीजिए। सॉरी, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये आर है, बी लिख दिया, आर है, ठीक। हाँ, तो क्या आंसर था, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, विद्यालय जो होता है, विद्यालय छात्रों को घर और संसार से जोड़ने का कार्य करता है। ये कौन? विद्यालय। ये विद्यालय ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जो बच्चों को घर और संसार से जोड़ने का कार्य करता है। वह बताता है कि घर में क्या, संसार में क्या चीज़ें वो बताता है। और समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रचार विद्यालय में ही होता है। जो ये समाज में आदर्श होते हैं हमारे, और भी चीज़ें, ये सब जोड़ने का कार्य करता है तथा बालकों को समाज की आवश्यकता के अनुकूल विकास विद्यालय में ही संभव हो पाता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप स्वीकार किया जाता है। सॉरी, इसमें जो विद्यालय होता है इसे क्या कहा जाता है? लघु। विद्यालय को समाज का लघु कहा जाता है क्योंकि यहीं से हम सारी चीज़ सीखते हैं। यहीं से हम किसी का सम्मान करना, समाज क्या है, जिम्मेदारियाँ, घर के लिए किसी के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, ये सब यहीं से सीखते हैं। कहाँ से? स्कूल से, विद्यालय से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट फील्स दैट शी वुड नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस ऑन अ टेस्ट एंड will never be able to improve her performance. Such beliefs about ability. ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है हिंदी में, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन है छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी प्रकार प्रभाव नहीं डालता है, तीसरा है छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है, छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। अब देखो, हाँ, इसमें सही आंसर है थर्ड, कार्य छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ये अधिगम असहायपन क्या होता है? लर्न हेल्पलेसनेस। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लगातार असफल होता है, मतलब बार बार वो फेल हो रहा है और उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि प्रयास करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तो वह प्रयास करना बंद कर देता है। एक व्यक्ति है, वो बार बार फेल हो रहा है और वो बार बार प्रयास करता है, तो वह एक बार उसके मन में आने लगता है कि प्रयास करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो यह प्रयास करना वो बंद करता है, वो कभी प्रयास नहीं करता है। तो यही कह रहा है कि छात्रा अपने अधिगम को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल नहीं हुई है और अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, अच्छे नंबर नहीं ला पाई है। तो छात्रा में आंतरिक अप्रेरणा की कमी है, उसका कार्य तनाव युक्त है। इसके अंदर किस चीज़ की कमी है? आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, इस चीज़ की कमी। अगर इसे कोई ये दे, इसे समझाए, तो ये चीज़ें आगे अच्छा कर सकती है और फिर से वह प्रयास कर सकती है। उसके अंदर इस चीज़ की आंतरिक अप्रेरणा की कमी है और इसीलिए इसका कार्य तनाव युक्त हमेशा बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following strategy by teacher is the most effective in keeping students continually motivated to learn? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में योग्यता की सांवृद्धिक धारणा विकसित करना, दूसरा है इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों प्रति स्पर्धा को बढ़ावा देना। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, ये बिल्कुल निगेटिव चीज़ है। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, लास्ट है विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो इसमें सही आंसर है विद्यार्थियों में योगात्मक सांवृद्धिक धारणा विकसित करना है। ये तो निगेटिव है, जहाँ प्रतिस्पर्धा आ जाए तुरंत उसको कट कर दो, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। मैं आपको एक टैग वर्ड की लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे आप पता कर सके कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। निगेटिव चीज़ों में बिल्कुल, निगेटिव चीज़ देखते ही आंसर तुरंत समझ जाओगे ये निगेटिव कह रहा है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। हाँ, और थर्ड है हाँ, तो ये धारणा विकसित करना और इसमें प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं, असफलता को अनियंत्रित निगेटिव, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना गलत, ये भी निगेटिव चीज़ है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स ये निगेटिव होता है, तो ये भी नहीं, तो सही होगा पहला आंसर। विद्यार्थियों में योग्यता की सांवृद्धिक धारणा विकसित जरूर किया जाना चाहिए, यह सबसे मददगार योजना है। इससे विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार सीखने हेतु अप्रेरित होते हैं। जब वे अपने मन से चीज़ें करेंगे तो वे और अच्छा सीखने के लिए आगे मोटिवेट होंगे और मोटिवेट बच्चे इनके व्यवहार में निरंतर
बढ़ोतरी होती है, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं तथा उनका व्यवहार जो होता है वो लक्ष्य निर्देशित होने लगता है। चीज़ें रटते नहीं हैं, उनके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आती है, वह मोटिवेट हो जाते हैं तो वे हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, तथा विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा विकसित करके उनको चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने और योग्यता के सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। अब वे जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य, इन्हें देख के घबराते नहीं हैं, वे तुरंत उसको चैलेंज करते हैं, तुरंत वे करते हैं, क्योंकि उनमें पॉजिटिव चीज़ है और वह हमेशा ना नहीं करते हैं, वह हमेशा चीज़ें करने की सोचते हैं, चाहे वो जितने से जितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। लास्ट, तो अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, कह रहा है एरर्स मेड बी चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ, अर्थात बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो इसमें सही आंसर है चौथा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो बड़ों वयस्कों यानी बड़ों से गुणात्मक रूप से अलग है। देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे और वयस्क जो बड़े होते हैं, इनकी रुचियाँ अलग होंगी, इनकी रुचियाँ अलग होंगी। जो ये इन्हें पसंद होगा वो इन्हें पसंद नहीं होगा, ये सेम नहीं हो सकते हैं, सेम नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों और बड़ों की चिंतन प्रक्रिया के विकास का स्तर भिन्न होता है। इनका विकास अलग होता है, इनका विकास अलग होता है, सोचने की क्षमता इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी तो खैर ज़्यादा ही होगी। बच्चे जो होते हैं ये सक्रिय रूप से अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करते हैं, स्वयं की समझ, खुद समझते हैं, खुद चीज़ें करते हैं, और तथा तर्क, रुचि, जिज्ञासा, कल्पना, इन सब के आधार पर सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि जैसे छोटी बच्ची है कोई, तो वो डॉल से खेल रही है, डॉल से कहेगी सो जाओ, वो एक कल्पना कर रही है कि वो उसके साथ है, वो उसको ये नहीं पता था ये निर्जीव है सजीव है, ये सोच सकती है, ये बात करती है, वह अपने आप ही उससे बात किया करती है। तो वे कल्पना, उनके अंदर अलग रुचि होती है, अलग कल्पना होती है। लेकिन जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, ये जो वयस्क होते हैं, इनके चिंतन का स्तर जो होता है वो बहुत हाई होता है, ये हाई लेवल का सोचते हैं। इनमें हमें लो चीज़ें देखने को मिलती है, इन्हें हाई चीज़ें सोचते हैं, ये लो लेवल सोचते हैं, ये अपनी कल्पना के अनुसार सोचते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं। और ये वयस्क है तो ये हाई चीज़ें सोचते हैं, उच्च स्तर की चीज़ें अपने अंदर समाहित करते हैं। ये अपने सामने आने वाली समस्या का समाधान किसी भी आधार पर करने में सक्षम होते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, इनकी हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन ये खुद अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ये कभी सेम नहीं होते हैं, इनके अंदर अलग चीज़ें होती हैं, इनके अंदर अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट ख़त्म हो गया। तो आप लोग बताइए, आपको ये आज रॉकर सीरीज़ की पहली क्लास कैसी लगी? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और कल मैं इसी का, आज सेट फर्स्ट था, कल सेट सेकंड लेके आऊँगी। और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सीटेट सक्सेस पाथ। इसमें मैं पहले ये प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट करवा रही हूँ, इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊँगी फॉर CDP। ये सब्जेक्ट वाइज होंगे, पहले अभी मैं CDP करा रही हूँ, थोड़ी देर में मैं मैथ्स स्टार्ट करूँगी, फिर इंग्लिश, फिर EVS और फिर हिंदी, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मैं आपको NCERT
की समरी करवाऊंगी जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।